Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. In the respective video, we are going to talk about William Faulkner. हम लोग विलियम फॉकनर के बारे में बात करने जा रहे हैं. इस लेक्चर के अंदर हम इनका इंट्रोडक्शन, इनका राइटिंग स्टाइल, इनके थीम्स और मेजर वर्क्स को कवर करने वाले हैं. तो एनी हाउ लेट्स स्टार्ट. अब जो हमारे रिस्पेक्टिव राइटर है विलियम फॉकनर, ये एक अमेरिकन राइटर हैं और अमेरिकन लिटरेचर के अंदर स्पेसिफिकली 20th सेंचुरी लिटरेचर के अंदर इनका एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एक इम्पॉर्टेंट नेम कंसिडर किया जाता है. ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाते हैं. बर्थ की बात करें तो 25 सितंबर 1897 को इनकी बर्थ हुई थी और ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी के अंदर इनकी अपब्रिंगिंग हुई. इन्होंने ज़्यादातर अपनी जो इंस्पिरेशन है राइटिंग के लिए, जो इनकी इंस्पिरेशन है, इन्होंने वो अपने रीजन की हिस्ट्री से, कल्चर से और लोगों से ली थी. इनके राइटिंग के अंदर हम लोग को इनके रीजन की हिस्ट्री, कल्चर, लोग, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं. काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इनकी राइटिंग इन सब एस्पेक्ट से, इन सब पर्सपेक्टिव से. और अगर हम अवार्ड्स की बात करें, रिकग्निशन की बात करें, तो थ्रू आउट द टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड, जब इन्होंने लिखना शुरू किया था, इनके वर्क्स पब्लिश होना शुरू हुए थे और अब तक भी इन्होंने बहुत ज़्यादा रिकग्निशन गेन की. इन्होंने बहुत से अवार्ड्स भी लिए. किस बेस पे? अपनी राइटिंग की बेस पे. इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला था 1949 में. फर्दरमोर इनको 2 पुलिट्जर प्राइजेस भी मिले थे, अ फेबल और द रिवर्स के बेस पे. अब अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें, इनके लिटरेरी स्टाइल की बात करें, तो बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स स्टाइल यूज़ करते थे, एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड स्टाइल यूज़ करते थे. इनकी जो नैरेटिव टेक्निक थी वो इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक थी. कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक्स के साथ साथ ये अपनी राइटिंग के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी यूज़ करते हैं. स्ट्रीम किसे कहते हैं? नदी को. और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो जाता है? ये एक टेक्निक है, इसका मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ थॉट, यानी कि जो दिमाग के अंदर सोचें आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं. तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को यूज़ करते हैं और दूसरे पर्सपेक्टिव्स को यूज़ करते हैं. जो करेक्टर्स हैं उनके थॉट्स और इमोशंस को डीपली अंडरस्टैंड और डीपली कन्वे करने की कोशिश करते हैं. किनको? ऑडियंस को. इनकी लैंग्वेज काफ़ी रिच है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ करते हैं. उस कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे इनकी जो लैंग्वेज है काफ़ी डेंस और रिच है. ये क्रिएट जो विविड इमेजेस है ना, उनको क्रिएट करते हैं. किसके? अमेरिकन साउथ के. क्योंकि इनके मोस्टली जो प्लेज हैं, वर्क्स हैं, उन सब के अंदर हम लोगों को जो सेटिंग है वो साउदर्न सेटिंग नज़र आती है. यानी स्टाइल के बाद अगर सेटिंग के लिहाज से बात की जाए इनके वर्क्स की, तो इनके जो वर्क्स हैं वो साउदर्न सेटिंग को डील करते हैं. जैसे इनका हम लोगों को नज़र आएगा यकनापटाफा काउंटी, एक प्लेस है जो कि एक फिक्शनल प्लेस है. और ये प्लेस इन्होंने अपनी खुद की जो काउंटी है, लिफाइटी काउंटी, मिसिसिपी से इंस्पायर होकर इन्होंने क्रिएट की थी. और ये प्लेस, ये सेटिंग इनके तकरीबन हर वर्क्स में, हर नॉवल में, हम लोगों को हर शॉर्ट स्टोरी में नज़र आएगी. जिसकी बेस पे जो साउदर्न हिस्ट्री है, कल्चर है, सोसाइटी है, ये उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. अब सेटिंग के बाद अगर हम थीम्स के बारे में बात करें, तो जो जो थीम्स डिस्कस करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर में हमारे पास आ जाता है डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड साउथ, द बर्डन ऑफ द हिस्ट्री, फैमिली रिलेशनशिप्स, द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर क्रूरलिटी एंड कंपैशन, रेस रिलेशंस, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर. और बेसिकली ये इंटरेस्टेड थे, यानी कि जो डोमिनेंट थीम है ना थ्रू एंड थ्रू इनके वर्क्स के अंदर, वो यही है कि ह्यूमन स्ट्रगल अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स. क्लियर? तो ये कुछ इनके थीम्स थे. अब इनके मेजर वर्क्स की बात की जाए तो उनमें द साउंड एंड द फ्यूरी आ जाता है, जो कि 1921 में पब्लिश हुआ. फिर एज आई ले ड्राइंग, जो कि 1930 में पब्लिश हुआ. लाइट इन अगस्त, जो कि 1932 में पब्लिश हुआ. एब्सोलम एब्सोलम, जो कि 1936 में पब्लिश हुआ. फिर अगेन द साउंड एंड द फ्यूरी, ये 1942 में पब्लिश हुआ. जो 1921 में पब्लिश था वो एक फ्रेगमेंट था, ठीक है, एक टुकड़ा था, छोटा सा हिस्सा था. और 1942 में जो पब्लिश हुआ वो पूरा एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे बेस करता हुआ नॉवल है, जिसको हम लोग ने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना शुरू करना है. हमने नेक्स्ट लेक्चर में बात करनी टाइटल सिग्निफिकेंस की, साउंड एंड फ्यूरी के. क्लियर? तो एनी हाउ
अब हम ओवरऑल देखें तो जितने भी इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, इनकी जो राइटिंग है, इनकी जो राइटिंग टेक्निक है, नैरेटिव टेक्निक्स हैं और इनके जो थीम्स हैं, इन सब का जो दूसरे राइटर्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, जिससे काफ़ी मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट काफ़ी इंस्पायर हुए हैं और इनकी टेक्निक को अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ करने की कोशिश की है। फर्दर मोर बहुत से प्लेसेस पे इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा इनकी डेंस और चैलेंजिंग प्रोज की बेस पे, क्योंकि ये डेंस राइटिंग डेंस फॉर्म में लिखा करते थे। इसी बेस पे इनको बहुत जगहों पे चैलेंजेस भी फेस करना पड़े। फर्दरमोर इन्होंने रेस की बात की, जेंडर की बात की, उस रेस और जेंडर की बेस पे भी इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। जैसे स्क्रीन पे देखें सेकंड पैराग्राफ, it's important to note that Faulkner's works have also faced criticism for their dense and challenging prose, as well as their portrayal of race and gender. Some argue that his works can perpetuate stereotypes and reinforce the hierarchical structures of the Southern society he depicted. Overall, William Faulkner's contributions to literature have solidified his place as a literary giant, and his works remain an essential part of the American literary canon. That's all. तो आई होप कि आपको जो राइटर है उनका लिटरेरी स्टाइल यानी कि जो राइटिंग स्टाइल है, उनके इम्पोर्टेंट थीम्स और जो मेजर वर्क्स हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी, इनमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।